हेलो जेन जी, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन सक्सेस ब्यूटी। मैं आपको एक बार फिर से सक्सेस ब्यूटी पे स्वागत करता हूं। आज जब आप यहाँ तक आए गए हैं तो मैं विश्वास करता हूं, ये आशा के साथ कह सकता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ ही रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या ऐसे कहा जाए तो ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का ही एक चैप्टर है, संख्या पद्धति का ही एक भाग है। और संख्या पद्धति कहा जाए तो मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को समझना होता है, इसमें मैथ को समझना होता है, शुरुआती मैथ को सीखना होता है, इसीलिए चैप्टर बड़ा हो जाता है। अगर इस चैप्टर नंबर सिस्टम का चैप्टर का यदि अध्ययन करने बैठा जाए, बच्चों का पढ़ाया जाए तो कम से कम 1 मंथ लग सकता है। जी हाँ बच्चों, 1 मंथ लग सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसे 1 ही 2 क्लास में आपको निपटा दिया जाए। तो हम एकदम बेस से शुरू करेंगे। हम शुरू आपको यहाँ से करेंगे कि ये अंक क्या होता है। मेरे प्यारे भाई, अंक क्या होता है। अंक अब अगर कहा जाए, जैसे कि तुम किसी भाषा को सीख रहे हो, जैसे हिंदी भाषा को सीख रहे हो, तो तुम उसमें क्या अक्षर सीखते हो। क्या सीखते हो? अक्षर, क ख ग घ, अल्फ़ाबेट सीखते हो। इंग्लिश भाषा को सीखते हो तो आप अल्फ़ाबेट सीखते हो कि ABCD। ऐसे ही उर्दू सीखते हो तो ता ते ती सीखते हैं। उसी प्रकार से यदि हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो इसमें अंक होना है, क्योंकि अंक से ही हम लोग संख्या बनाते हैं। अंक से हम लोग क्या बनाते हैं मेरे प्यारे लाल? संख्या बनाते हैं। अब अंक से जब हम लोग संख्या बनाते हैं तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एवे चिन्ह, कह सकते हैं कि एवे चिन्ह जिससे संख्या का निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। अब मेरे प्यारे भाई, अंक का डिफिनेशन न तो तुमसे कहीं पूछे जाने वाला है, कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, और इसका डिफिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। बस इतना समझ लेना कि किसी भाषा के लिए अल्फ़ाबेट का होना जरूरी है, उसी प्रकार से संख्या के लिए अंक का होना जरूरी है। अब अंक जो होता है, अंक भी गणित में अलग अलग गणित होता है, जैसे कि इंडो अरेबिक मैथमेटिक्स। दुनिया में जितना गणित चलता है, जो ये नंबर देखते हो 1 2 3 4 5 6, ये इंडो अरेबिक नंबर कहलाता है, या इंटरनेशनल मैथमेटिक्स इसे कहते हैं। इसके अलावा भी देवनागरी गणित होता है, देवनागरी गणित या वैदिक गणित। उसमें नंबर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है। उसी प्रकार से बंगाली का भी ऐसे होता है बंगाली का भी ऐसे होता है कुछ करके। उसी प्रकार से अरबिक भी होता है, अरबिक में 0 1 2 3 ऐसे करके कुछ होता है। लेकिन हम लोग मेरे प्यारे दोस्त पढ़ने वाले क्या? इंडो अरेबिक। इंडो अरेबिक का मतलब ही ये होता है कि हम लोग जो गणित पढ़ते हैं इसे हम इंडो अरेबिक मैथमेटिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इसमें अंक किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 गो जो चिन्ह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब इसका उत्पत्ति जो हुआ है मेरे प्यारे भाई, इसका उत्पत्ति भारत से हुआ है। भारत से होकर कहाँ गया? अरब के देशों में गया, और वहाँ से पूरे दुनिया भर में फैला। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंडो अरेबिक। इसमें ज़्यादा आपको घबराने का बात नहीं है, या इसे इंटरनेशनल कहा गया, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कहा गया, ठीक है। अब देखिए यह है कब? 1 2 3 4 5 यानी 10 हुआ है, 9 को इधर और 1 0 10 हुआ है। तो इसे हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो अंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संख्या पर। अब संख्या क्या होता है मेरे प्यारे भाई? संख्या क्या होता है? संख्या यानी नंबर क्या होता है? तो संख्या क्या होता है? तो इसी अंक के व्यवस्थित समूह मतलब जैसे यहाँ से हम एगो 1 उठाए, यहाँ से 5 उठाए, यहाँ से 7 उठाए, 157 कर दिए, ये क्या हो गया? ये एक संख्या हो गया। यानी अंक के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब ये संख्या 3 अंक का संख्या हुआ, इसमें 7 इकाई है, 5 दहाई है और 1 सैकड़ा है, और ये 10 गुने के बेस पे चलते हैं, 10 गुने के बेस पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे समझेंगे या बेसिक मैथ में समझेंगे, अलग से लेक्चर आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंकों का व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। अंकों का व्यवस्थित
व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों का व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ हो गया 5, 7 और 9, ये क्या है? अंकों का व्यवस्थित समूह। ऐसे मत लिख देना 5, 7, 8, ये व्यवस्थित समूह नहीं है मेरे भाई, ऐसे व्यवस्थित समूह हो गया। तो अंकों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? संख्या। ये एक संख्या है, 3 अंकों का संख्या है। कोई लिखा 9, 9, ये 2 अंकों का संख्या है, 99 यानी 99, ये व्यवस्थित समूह है। कोई लिखा 5, 0, 0, 0, ये क्या है? व्यवस्थित समूह है, ये एक संख्या है। तो इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे बच्चे पढ़ लिए हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस पर ज़्यादा रिपीटिंग ना करेंगे। अब देखिए, अब क्या किया गया कि संख्या में अलग अलग गुण पाए जाने लगा। संख्या में क्या पाए जाने लगा? अलग अलग गुण। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अंक और संख्या में अंतर क्या है? अंक और संख्या में क्या डिफरेंस है? तो देखो मेरे प्यारे भाई, अंक होते हैं 10 ही होते हैं, 10 ही अंक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और संख्या अनंत होता है, 0 से शुरू होगा भैया, 1, 2, 3, 4 माइनस प्लस सब संख्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या अनंत होता है, इतना ध्यान रखना। अंक जो है संख्या का आधार है, मतलब यहीं से शुरू होकर संख्या आगे जाता है, 10 के बाद फिर रिपीट होने लगता है संख्या, ऐसे करके कुछ बनता है। आप लोग गिनती पढ़ा ही होगा, इसीलिए अब देखिए इन संख्याएं में अलग अलग गुण पाए जाने लगा। ये जो संख्या है इसमें अलग अलग गुण पाया गया। जब इसी अलग अलग गुण पाने से क्या हुआ कि लगा कि संख्या को बांटा जाए, इसीलिए संख्या को बांटा जाने लगा। तो इसी संख्या में से एक निकल के आता है, कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? इसे हम लोग नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में सिंपल कहा जाए तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर प्राकृतिक गलती है मेरे प्यारे लाल, यहाँ प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब भैया इसे हम n से सूचित करते हैं, n कैपिटल n या स्मॉल n, इसे हम n से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, यानी n से पहचानते हैं। सूचित करने का मतलब क्या होता है? पहचानते हैं। n से हम इसे सूचित करते हैं, n से हम इसे सूचित करते हैं, इसे हम n से सूचित करते हैं। कैपिटल n लिखो या स्मॉल n। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या बराबर मेरे प्यारे भाई होता है, क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 ... अनडिफाइंड, यानी कि ये संख्या जाते रहती है। तो कोई पूछेगा कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है मेरे प्यारे भाई 1 होता है। कोई पूछेगा सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो ये मत करना अनडिफाइंड, मतलब कि अनडिफाइंड का मतलब होता है ज्ञात नहीं। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या लिखना संभव नहीं है। गिनती तुम लिखना शुरू करोगे तो ब्रह्मांड का सारा जगह भर जाएगा, गिनती लिखना बंद नहीं हो पाएगा। अरबों साल बीत जाएंगे, लाखों साल बीत जाएंगे, एसेंटियन साल बीत जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या होता है। समझ आएगा? प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? लेकिन छोटी संख्या याद रखना 1 होता है। अब बोलेगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या बोल देगा तो उसमें 2 होगा। समझ में आया? तो ऐसे देखा जाता है। बोलेगा कि सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या तो इसमें 1 ही होगा। तो ये सारी चीज़ें पकड़नी होती है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है मेरे प्यारे भाई, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आ जाता है पूर्ण संख्या। कौन आता है? पूर्ण संख्या। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, यानी W से H होल नंबर, यानी MBR होल नंबर। अब भैया पूरा संख्या हम लिख लिए थे गिनती, लेकिन उसमें 0 को पहले ही छोड़ दिए। 0 1 से छोटा होता है, छोड़ दिए। तो इस बार 0 को पकड़ लेंगे। 0 को पकड़ के कहेंगे कि 0 के साथ गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? ये पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम कह सकते हैं गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? 0 से। 0,
1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनडिफाइन। अब कोई पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है। अब याद रखना कि ऐसे भी पूछ सकता है सवाल कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटा पूर्ण संख्या का अंतर क्या होगा? तो एक में से 0 घटेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और क्वेश्चन पलट दिया जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या होगा? 0 में से 1 घटेगा, -1 बचेगा। तो ऐसे होता है, सवाल बनाना होता है। सवाल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा तो माइंड लगाना ही पड़ेगा। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। पूर्ण संख्या का के बाद आता है पूर्णांक संख्या। अब कोई कहेगा कि भैया ये पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या, अब इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इसे जेड से सूचित किया जाता है, इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है मेरे प्यारे भाई? डब्ल्यू से, होल नंबर यानी डब्ल्यू से। इसे पूर्णांक संख्या, इसे इंटीजर नंबर कहते हैं। अब इंटीजर नंबर का मतलब होता है कि ये इसी संख्या पूर्ण संख्या को ऋणात्मक और धनात्मक रूप में लिखा जाए, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या, तो हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को ही पूर्णांक कहते हैं या पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब कहोगे ये क्या है सर जी? देखो मेरे प्यारे भाई, 0, अब 1 यहाँ माइनस में भी है और प्लस में भी है, +- 1, यहाँ +-2, यहाँ +-3, यहाँ +-4, डॉट 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 +- अनडिफाइन। ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये 1 एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, 2 एक बार माइनस में प्लस में, 3 एक बार माइनस में प्लस में, 4 एक बार माइनस में प्लस में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बाबू 6 क्लास में आप लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, 6 क्लास में आप पढ़ रहे हैं संख्या रेखा। क्या पढ़े हैं? संख्या रेखा। हाँ, वो वाली रेखा नहीं, संख्या रेखा जी, संख्या रेखा पढ़े हैं आप लोग। संख्या रेखा क्या होता है कि एगो रेखा होता है जिस पे संख्या को बैठाया जाता है। एगो रेखा होता है जिसमें किसको बैठाया जाता है? संख्या को बैठाया जाता है। एगो रेखा होता है जिसमें किसे बैठाया जाता है सर जी? संख्या को बैठाया जाता है। अब देखो, ये मान लेते हैं कि एगो रेखा है, अब इसमें किसको बैठाया गया? संख्या को बैठाया गया। अब ये रेखा में ध्यान दीजिए आप लोग कि इधर होता है दाएं, इधर होता है बाएं, दाएं बाएं। अब देखिए बीच में होता है 0 यानी 0। अब 0 से जब हम इधर जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे, तो इधर धनात्मक मान होता है, धनात्मक मान, इसे हम लोग प्लस कहते हैं। 0 से बाएं तरफ आएंगे, इधर होता है आपका ऋणात्मक, यानी इसे हम लोग माइनस कहेंगे। अब देखिए, अब मानिए कि 0 से दाएं तरफ चल रहे हैं, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ऐसे होगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ अनडिफाइंड होगा। ये सारे धनात्मक मान है। जब संख्या रेखा पर हम इधर बाएं तरफ आएंगे तो यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ -3, -4, -5, डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस अनडिफाइंड। ये होता है मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान देने वाला बात ये है, इस पे अब ये ध्यान देने वाला बात है कि आपको कि ये जो 0 है, 0 ना तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि 0 ना तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है। अब देखिए, धनात्मक का मतलब होता है, अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो आपके पास जो पैसे अभी वर्तमान में है, अभी आपके जेब में जितना पड़े हुए हैं, अभी आपके घर में जितना पैसे हैं, उसे आप धनात्मक कह सकते हैं। यानी वो पैसा आपके पास है, वो संख्या आपके पास है, समझा गया। और जो पैसा उधारी लिए हैं आप, जो पैसा किसी पे है, जो पैसा किसी से आप उधार ले लिए, उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब देखिए, जब हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है
और दाएं से बाएं तरफ आते हैं तब मान घटता है। समझिए कैसे, यानी कि ये जो जीरो है एक से क्या है, छोटा है। ये जो जीरो है एक से छोटा है, ये जो जीरो है दो से छोटा है, ये जो जीरो है तीन से छोटा है। अब यानी कि एक है दो से छोटा है, दो यानी तीन से छोटा है, चार और एक में चार बड़ा है, ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ कोई पूछेगा कि जीरो और एक, जीरो और माइनस एक में कौन बड़ा है, तो जीरो बड़ा है। क्यों बड़ा है, मान लीजिए कि मेरे पास 0 रुपया है, एक भी रुपया नहीं है मेरे पास 0 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे पास भैया -1 है। -1 का मतलब है कि तुम किसी से उधार ले लिए हो। अब बताओ ये कौन बड़ा है, बड़ा तो मैं हूँ, क्योंकि तुम 1 रुपया कमाओगे तब उसका उधार चुकाओगे, तब तुम 0 पर आओगे। अब मैं 1 रुपया कमाऊंगा तो 0 से ऊपर चला जाऊंगा, इसीलिए ये क्या हो गया, 1 -1 0 से छोटा हो गया। -1 से -2 छोटा हो गया, क्योंकि ये 2 रुपया उधार हो गया। -2 से -4 छोटा हो गया, क्योंकि ये 4 रुपये उधार हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो इसका मान बढ़ता है। संख्या रेखा पर जब हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो इसका मान घटता है। संख्या रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से पूर्णांक पढ़ लिए। पूर्णांक के बाद हम लोग मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं पूर्णांक के बाद हम लोग देखेंगे और संख्या रेखा के बाद यहाँ पे एक संख्या आता है जिसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्या क्या होता है, सम संख्या का हम कहते हैं इवन नंबर। अब सम संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो जोड़ी में हो। अब संख्या क्या होता है, किसी चीज़ को गिनते हैं ना तो उसे हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे 2 पैर हैं, तो 2 पैर का मतलब एक ये पैर एक ये पैर, तो ये पैर क्या है, जोड़ी में है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जो जोड़ी में है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे कि ये 4 हो गया, 4 जोड़ी में है, एक 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 एक, ये जोड़ी में है, ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 18 हो गया, 18 में 2 से भाग दिए, 2 9 18, खत्म गया। तो यानी कि ये जो है 18 जो है 9 जोड़ी है, 18 जो है क्या है, 9 जोड़ी है। यानी कि 9 जोड़ी को हम लोग क्या कहेंगे, 18 कहेंगे। कोई कहेंगे कि मेरे पास 9 जोड़ी आम है, यानी कि 9 दूना 18 को आम है। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः मतलब पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे सम संख्या कहेंगे। सम संख्या कहते हैं या कहेंगे। जैसे में 2 4 6 8 10 12 ... अब देखो, अगर तुमसे कोई पूछेगा मेरे प्यारे भाई कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी 2 होती है। सम संख्याओं के बीच, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है, 4 में से 2 गया 2 होता है ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे अप्रोच लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। अब कोई पूछेगा विषम संख्या क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, विषम संख्या, तो ये देखो सम का ये भाई है। अब सम का भाई है यानी उल्टा है। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, वो जोड़ा में होता है, और इसका सदिये नहीं हुआ। उसका जोड़ी मिल गया तो वो जोड़ा में हो गया, लेकिन इसका कोई शादी ब्याह नहीं हुआ, ये बेचारा ऐसे ही है, ये बेचारा ऐसे ही घूम रहा है, रणुए कहा जाता है जिसे, ये रणुए घूम रहा है बेचारा। तो ये विषम संख्या, अब ये जोड़ा में है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1, अब इसका कोई नहीं है, इसका जोड़ा मिलवे नहीं किया, तो ये विषम संख्या हो गया। अब एक 2 ना मिलकर 3 हो गया, तो इसमें भी जोड़ा नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। यानी कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा न कटे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, दशमलव में नहीं कर रहे हैं ना, यानी कि पूर्णतः विभाजित न हो, तो पूर्णतः विभाजित न हो यानी कि क्या होगा, तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, उसे
उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा ना कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जो 2 से पूरा पूरा ना कटेगा उसे विषम संख्या। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, ये आगे बढ़ते रहेगा डॉट डॉट डॉट। ये विषम संख्या हो गया, आप लोग जानते ही होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या के बाद आता है मेरे प्यारे दोस्त, विषम संख्या के बाद आता है मेरे प्यारे दोस्त, विषम संख्या के बाद मान जाओ हम ये ले लेते हैं भाज्य संख्या। ये क्या लेते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को जानने के लिए आपको सबसे पहले भाग को समझना होगा। आपको किसको समझना होगा? भाग को समझना होगा, जिसे हम लोग भागा भी कहते हैं। आपको भाग को समझना होगा, आपको भाग को समझना होगा, भाग को समझना होगा। अब भाग क्या होता है? कहने का मतलब है कि मेरे पास 10 रुपया है और इसे 5 लोगों में बांटना है। अब प्रत्येक आदमी को कितना कितना रुपया पड़ेगा? 2-2 रुपया पड़ेगा। इसी को हम लोग भाग कहते हैं। बांटने को हम लोग भाग कहते हैं या हिस्सा कहते हैं, समझेगा ना? बांटने को हम लोग क्या कहेंगे? भाग या हिस्सा कहेंगे। अब देखिए आप लोग समझिए, जैसे कि मान जाओ मेरे पास 50 आम है और इसे मेरे पास 50 आम है और इसे 5 लोगों में बांटना है। तब 5 से कम 5 और यहाँ उतरेगा 0, यहाँ आएगा 0 और यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास 50 आम है, 5 लोगों में बांटना है, तो इसे एक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? 10 आम मिलेगा, यानी 5 को 10 आम मिलेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, भाज्य कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं भागफल, भागफल। इसको हम लोग कहते हैं भाजक और इसको हम लोग कहते हैं शेषफल, शेषफल। ध्यान रखना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, रिमाइंडर। ये होता है। अब देखो इसमें ये हो गया भाज्य। अब 50 था, 50 आम था, 5 से बांटा गया तो 10 को आम पड़ा। उसी प्रकार से लेकिन कुछ संख्या ऐसे होती हैं जिसको बांटना आसान हो, बांटना संभव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 4। 4 एक क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 को देखो, 4 का कितने अपवर्तक है? अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। कितने गुणज है? 4 का कितने गुणज है? 4 का एक गुणज हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा स्वयं 4। इसके अलावा एक होगा 2, क्योंकि 2 से भी 4 कटेगा, यानी 4 का 3 अपवर्तक है। 1 2 3, 4 का 3 अपवर्तक है। समझिए आप लोग, 4 का 3 अपवर्तक। तो वैसा संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा दुनिया का कोई भी संख्या हो मेरे प्यारे दोस्त, वो 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा। 5 है, 5 से कटेगा। 5 आम है, 5 लोगों में बांटना है तो 1 आम पड़ेगा। 5 आम है, 1 लोगों में बांटना है तो 5 आम पड़ेगा। तो दुनिया का कोई भी संख्या हो 1 और अपने आप से स्वयं से कट जाता है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो 4 है, 4 1 से और 4 से कटा और 2 से भी कटा, ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब वो कहेगा 4 का कितने अपवर्तक हैं? 1 2 3 अपवर्तक हैं। अब यहाँ ले लिए, मान जाओ यहाँ 12 ले लिए। 12 कितना से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त 3 से कट रहा है, इसके अलावा 4 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो देखो 6 से भी कट रहा है। तो 12 के कितने अपवर्तक हुए? 1 2 3 4 5 6। ये 2 को तो सबका होता है और बाकी सब ये होगा। तो हम लोग कह सकते हैं वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वैसा संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलो लिख लो मेरे प्यारे दोस्त, ये वैसा संख्या जो एक और अपने आप या स्वयं लिखना है, ठीक है?
आप से वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो, विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे मेरे प्यारे दोस्त भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 12, 50, 90, 88, ये इसका अपवर्तक 2 से अधिक होगा तो ये सब भाज्य संख्या हुआ। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है अभाज्य संख्या, ये सब नोट कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ये सब नोट कर लेना। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसी में क्या होता है अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो, वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं से ही कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं उसके उल्टा है, इसके उल्टा है वैसा संख्या जो, यहाँ संख्या छूट गया मेरे प्यारे दोस्त, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है सहअभाज्य। अब सहअभाज्य में मैं आपको इसे, अभाज्य में जैसे 3 हो गया, ये 1 और स्वयं से कटेगा, 37 हो गया, ये 1 और 37 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 97 हो गया, 97 हो गया, 1 और 97 से कटेगा। तो ऐसे आप लोग के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि 1 से 100 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के लिखिए और 1 से 100 तक के बीच सभी अभाज्य संख्या के लिखकर कमेंट में आप लोग मार दीजिए, फेंक दीजिए, आ जाना चाहिए और हम देख लेंगे। सहअभाज्य में क्या होता है, हम ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? जब HCF समझ जाएंगे, हाई कॉमन फैक्टर HCF समझ जाएंगे मेरे प्यारे लाल, तब हम लोग सहअभाज्य समझेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सहअभाज्य के बाद सहअभाज्य हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब सबसे पहले यहाँ पे समझो, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू में हम लोग घुसने वाले। 9th 10th के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये दिमाग में बैठाना जरूरी होता है। अब देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि आपके दिमाग में ये चीज़ें चला हो कि आखिर ये सब हमको क्यों पढ़ना है। तो भैया ये अंक का खेल है। लकीर अपने हाथों की तुम खुद बनाना सीखो, भारत की गौरव गाथा को तुम जग में फैलाना सीखो। रामानुजन आर्यभट्ट की दिए विरासत है तुम्हारे हाथों में, दिया है तुम्हारे हाथों में, और इस दिए हुए विरासत को तुम जग में फैलाना सीखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अब हम लोग चलते हैं परिमेय और अपरिमेय समझते हैं। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, सबसे पहले मैं बता दूं भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है ऊपर हो जाता है अंश और नीचे हो जाता है हर। जब किसी संख्या को विभाजित करना होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? भिन्न में लिखते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि मेरे पास 12 अंडे हैं और इसे 2 लड़कों में बांटना है, तो 12/2 को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। और इसे अगर हम काट दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6/1। यानी कि प्रत्येक एक को कितने मिलेगा? 6 अंडा मिलने वाला है, 6 अंडा मिलने वाला है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? भिन्न कहेंगे। तो देखिए परिमेय किसे कहते हैं। अब
अंश को हम लोग P से समझ लेंगे, हर को Q से समझ लेंगे। ठीक है, अंश को P से समझेंगे, हर को क्या समझेंगे, Q से समझेंगे। तो देखो परिमेय कोई पूछेगा किसे कहते हैं, परिमेय पूछेगा किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, परिमेय पूछेगा तो परिमेय कोई पूछेगा तो कह देना तुम कि सर जी वैसा संख्या जिसे P बाई यानी बटा P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 यानी Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब कहोगे ये क्या लफड़ा है सर जी, तो ये लफड़ा डिवीजन के कारण हुआ, और डिवीजन के कारण ये लफड़ा हुआ इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। भैया अब देखो इसके अगर विस्तार में जाओगे, मैंने जितना चीज़ें पढ़ाया उतना चीज़ों को अगर मैं विस्तार में समझाने लगूं, सिर्फ अंक पे मैं अगर बोलना शुरू करूं तो मैं 3-4 घंटा आराम से बोल सकता हूं, समझ लेना। सिर्फ संख्या पर मैं बोलना शुरू करूं तो मैं 3-4 घंटा आराम से बोल सकता हूं। अगर मैं परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाऊं तो कम से कम 1 घंटा इसके बारे में लेक्चर देता रह जाऊंगा, तुम सुनते रह जाओगे और तब जाके इसके बारे में गहराई से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना कि P/Q यानी कि अंश और हर को लिखने की एक फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q यानी कि हर के स्थान पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखें यहाँ पे 28, क्या 28 एक परिमेय संख्या है, क्या 28 एक परिमेय संख्या है, तो जी बिल्कुल है। कहोगे कि इसके बाटा में तो कुछ नहीं है सर जी, तो कोई भी संख्या हो मेरे प्यारे लाल उसके बाटा में 1 हमेशा रहता है, क्योंकि जस्ट मैं ऊपर पढ़ाया हूँ तुमको कि कोई भी संख्या 1 से हमेशा विभाजित होता है, 1 से क्या होता है, हमेशा विभाजित होता है। समझ आ रहा है। अब आप ध्यान से समझिए कि अब क्या होगा। यहाँ पे देख लेना कि यदि कौन संख्या ध्यान से देखना कि कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या जो होता है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब 0, -1, -20, -10 ये सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। या हम लिख दिए यहाँ पे 16/9, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि बाटा में 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि 10/0 ये परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और एक और ध्यान रख लो कि अगर कोई संख्या मेरे प्यारे लाल ये अंडर रूट के अंदर है, रूट के अंदर है और इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट के अंदर है इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो उस संख्या बताओ क्या हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकल रहा है। यदि वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो वह संख्या भी अपरिमेय होगा। अगर कोई संख्या Q के अंदर है, रूट Q के अंदर है और उसका घनमूल नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर निकल गया तो परिमेय। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पे हम √4 ले लिए, अब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो √4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही √5 लिया, 5 का वर्गमूल नहीं हो पाता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय नहीं होगा। समझना बात को, ये परिमेय नहीं होगा। अगर हम पूछे कि पाई ये क्या है, रूट वाला समझ में आ गया होगा, पाई ये क्या है, तो पाई देखो, पाई मेरे प्यारे लाल, पाई एक अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो तुम कहोगे कि पाई का मानवा 22/7 होता है, ये तो आप बोले हैं कि ये होना चाहिए, तो बबुआ मान होगा लेकिन पाई नहीं होगा। इसे समझने के लिए हमको आर्यभट्ट की उस कहानी को समझना होगा, और आर्यभट्ट की कहानी कुछ इस प्रकार है। देखो सबसे पहले समझो, ये पाई का मतलब क्या होता है। पाई का मतलब होता है किसी सर्कल का चारों तरफ से नाप दिए, सर्कल को चारों तरफ से नापे और इसको देखो, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, सर्कल का हम परिधि निकाले और इसके डायमीटर से भाग दिए, इसी को पाई कहते हैं। परिधि बाई डायमीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। परिधि बाई डायमीटर को ही क्या कहते हैं हम लोग, पाई कहते हैं। परिधि बाई डायमीटर को हम लोग मेरे प्यारे भाई पाई कहते हैं।
और इसको डिटेल्स में अगर समझा जाए तो पाई, जब हम पाई को भाग लगाते हैं ना ओरिजिनल वास्तविक मान से, तो ये भाग लगते 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 तो इतना तक जाता है, इतना तक जाता है। अभी इसे कंप्यूटर भी नहीं लिख पाया कि ये कितना तक जाएगा। ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि बिना संख्या का रिपीटेशन हुए भाग लगाएं, बिना संख्या का रिपीटेशन हुए, बिना संख्या का कटे, संख्या बार बार नहीं आ रहा है, ऐसे वो कटते जा रहा है कि अभी संख्या का पुनरावृत्ति हो ही नहीं पा रहा है। इसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं, अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ गया? ये सब ध्यान रखना। जीरो नहीं होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, उसका वर्गमूल ना निकले तो भी वो अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय किसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? अपरिमेय। अपरिमेय किसे कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में, ये नोट कर लेना, ठीक है, p/q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए आप लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब कैसे कहेंगे अपरिमेय संख्या? तो आप लोग इधर ध्यान से देखिएगा। ये होता क्या है कि जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए कि ये रूट 15 है। अब इसके बाटा में तो एक तो भैया है नहीं, ये कैसे रूट में तो एक से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या है? ये 15 का वर्गमूल अब नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या है? अपरिमेय है। अब देखिए 0.00100010001 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरो है, इसमें तीन जीरो, इसमें चार जीरो है। यानी कि ये एक ऐसा संख्या है, इसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती मतलब ये होता है कि ये अशांत का मतलब होता है कि ये कट तो रहा है लेकिन ये नहीं कट पा रहा है, इसलिए ये अशांत है। अनावर्ती का मतलब ये है कि इसमें संख्या का पुनरावृत्ति ही नहीं हो पा रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार एक ही फॉर्मेट नहीं आ रहा है, इसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहेंगे। इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। जैसे कि इसका और उदाहरण लिया जाए, यानी कि 1.51 55 11 555 1111 ऐसे। तो ये देखो कट रहा है लेकिन अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हो पा रहा है, फिर 5 आएगा। तो ये अशांत अनावर्ती, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय है। अब मान जाओ हम लिख लिए √³ 28। अब भैया इसका नहीं निकलने वाला है घनमूल, भी एक अपरिमेय संख्या है। अब मान जाओ हम यहाँ लिख लिए √³ 27 और इसका घनमूल होता है 3, तो ये एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो ये अपरिमेय परिमेय आपको समझ में आ गया होगा, अपरिमेय परिमेय आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मेरे प्यारे लाल, अब अपरिमेय परिमेय दुनिया में जितना भी संख्या है, दुनिया में जितना संख्या है उन सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय और परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय और परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय और परिमेय संख्या मिला दिया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। याद रखना, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अपरिमेय यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। कोई पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय और परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। या दुनिया के सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा? यही है आप लोग का चैप्टर का नाम, वास्तविक संख्या ही है। समझ आ गया? ये संख्या पद्धति का एक छोटा सा भाग है, याद रखिएगा, छोटा सा भाग इतना बड़ा हो रहा है। अब देखिए वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय आ जाता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से एक सवाल हमेशा आ ही जाता है और यहाँ पे बहुत सारे टीचर गलती कर देते हैं, उस गलती को मैं सुधारने भी आया हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पे कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि अपरिमेय परिमेय का मिलन
अपरिमेय परिमेय का मिलन देखते हैं हम लोग। लिख लेना यहाँ पे कि अपरिमेय परिमेय, अपरिमेय और गुणा अपरिमेय, अपरिमेय। अब हम अपरिमेय और अपरिमेय में अगर 2 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। तो ऐसे 2 बार जब हम गुणा करेंगे तो कभी आएगा, कभी परिमेय आएगा, परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय आएगा। याद रखिएगा, यहाँ से पूछते रहते हैं सवाल, ये कभी परिमेय आएगा तो कभी क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, अपरिमेय आएगा। अब देखो कैसे, जैसे कि यहाँ √3 गुणे √3, तितली का रूट 9, 9 का वर्गमूल 3। यहाँ देखो यहाँ का आ गया, परिमेय आ गया। और जैसे हम यहाँ ले लिए √3 गुणे √4, √5, तो यहाँ पे क्या आएगा, √15। 15 का वर्गमूल नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, तो ये क्या है, अपरिमेय है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अपरिमेय परिमेय का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। अब ध्यान रखना, अपरिमेय गुणे परिमेय, परिमेय। अब मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ कि अपरिमेय और परिमेय में गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो ये सेम ही होगा, ये सेम होगा, ध्यान रखना, ये सेम ही होगा। ये क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसको समझते हैं कैसे होगा सेम। देखो मान लो यहाँ पे एक संख्या है 5, अपरिमेय है, गुणा 2। अब ये हो गया 2√5। अब ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त अपरिमेय। लेकिन यही है 5, इसमें हम गुणा कर दिए 0 से, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 के बाटा में 1 छिपा हुआ है, क्योंकि इसका मान ही 0 होगा। तो ये एक परिमेय है। तब परिमेय, अपरिमेय और परिमेय में हम गुणा किए तो 5, √5 में 0 में कोई भी संख्या से 0 में गुणा होता है तो उस संख्या क्या हो जाता है, उस संख्या हो जाता है 0। तो ये आ गया 0। तो 0 हो गया, कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें दोनों कंडीशन लागू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे भाई। और मैं एक और यहाँ पर लॉजिक देता हूँ कि मैथमेटिक्स क्या करता है, मैथ ये कहता है कि दुनिया का सारा कंडीशन लागू हो रहा है, लेकिन अगर एक कंडीशन लागू ना होना तो वहाँ पे मैथ फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसीलिए सिर्फ 0 की वजह से परिमेय और अपरिमेय का क्या गुणनखंड, परिमेय अपरिमेय का गुणज क्या होगा, या परिमेय अपरिमेय का गुणा क्या होगा, परिमेय होगा। बाकी सब परिमेय अपरिमेय का गुणा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब देखो जोड़ में देख लेते हैं, जोड़ में हम देख लेते हैं। तो जोड़ में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अगर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए, परिमेय अपरिमेय को मेरे प्यारे दोस्त जोड़ा जाए, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय, ये हमेशा होगा अपरिमेय। जैसे कि ये 2 परिमेय है प्लस √5 अपरिमेय है, तो ये होगा 2 प्लस √5 होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये हमेशा अपरिमेय होगा। सेम इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई, सेम इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई सेम इसी प्रकार से परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय और अपरिमेय का घटाव क्या होता है। तो ये परिमेय और अपरिमेय का घटाव भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब ये दोनों आगे पीछे हो तो भी वही कंडीशन होगा। जैसे कि 8 में से हम √7 को घटा रहे हैं, क्या होगा, 8 - √7। ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग ये कंडीशन याद रखिएगा। अब आते हैं भाग में। भाग वाले सवाल अभी तक पूछा नहीं, लेकिन आगे पूछेगा, पूछा है, थोड़ा बहुत पूछा है। भाग में परिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय। अगर मेरे प्यारे भाई मेरा क्लास ध्यान से तुम कर लिए तो मैं तुमको इस बात का गारंटी देता हूँ कि तुमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा,
तुमको बस ये क्लास कर लेना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे देख लो। अब मान जाओ कोई परिमेय संख्या है, क्या है 9। 9 में हम भागा दे रहे हैं √3 से। √3 एक अपरिमेय है, तो 9 में 3 से भागा दे रहे हैं, तो ये क्या होगा 9 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त 3 × 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब भागा है यानी कि √3। 3 × 3 को 3 × √3 अब बाटा में √3। √3 से √3 खत्म, क्या हो जाएगा 3 या √3। ये एक अपरिमेय होगा, तो ये परिमेय होगा। अब तुम चाहे कोई भी कंडीशन लगा लो, कोई भी कंडीशन लगा। यहाँ 0 में कहोगे कि हम भागा देंगे, 0 में भागा देंगे कितना से √5 से भागा देंगे। तो 0 में भैया √5 से भागा दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा CND। इसे हम लोग कहते हैं कैन नॉट डिफाइंड। कैन नॉट डिफाइंड है तो इसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसे ही अपरिमेय है। इसे सोचा ही नहीं जा सकता कि ये क्या होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे CND, कैन नॉट डिफाइंड। समझ आएगा ना। तो ये क्या है, एक अपरिमेय है, याद रखना। लेकिन कोई कहेगा कि ये 0 है, ये क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 में कोई किसी संख्या से भगा देने पर 0 आता है। 0 में किसी संख्या से भगा देने पर क्या आता है 0 आता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये कभी परिमेय होगा, कभी क्या होगा परिमेय होगा, और कभी अपरिमेय होगा, याद रख लेना। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं शांत और अशांत पे। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, शांत अशांत पे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त। दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जब हम भाग देते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं, तो जो दशमलव के बाद संख्या कटती है उसे हम लोग दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ 2 से 7 में भाग दिए, 2 3 6 बचा 1, 0 लगाएं, 0 पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, और यहाँ पे 2 5 10 लगा दिए। इसी को हम लोग कहेंगे दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार। समझा गया, दशमलव प्रसार कहेंगे। अब दशमलव प्रसार में 3 संख्याएं होती हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती, 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 या इसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती, याद रखना ये अपरिमेय होता है, ये दोनों परिमेय होते हैं। ये अपरिमेय होता है, ये दोनों परिमेय होते हैं। जैसे कि देखो, जैसे हम कोई संख्या का भागा लगाएं और यहाँ पर आया मान लो 5.879, और फिर ये आगे नहीं गया, ये पूरा खत्म हो गया जैसे ये हुआ था, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ये एक बार कट गया, शांत कहलाएगा। अब जैसे हम किसी संख्या को भागा दिए और ये कटते जा रहा है, 3 3 3 आ रहा है, दोहराते जा, पुनरावृत्ति हो रहा है अंकों का, इसे हम लोग अशांत कहते हैं। लेकिन भैया कौन ऐसा संख्या का हम भागा लगाए, कोई संख्या का भागा लगाए, ये हो गया 0.25 225 2225 2225। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 गो था, यहाँ पे 3 गो हो गया, यहाँ 4 गो हो गया, ये डॉट डॉट, यहाँ 5 गो गया, 6 गो हो गया। यहाँ तो भैया अशांत तो है भी किया है, लेकिन अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब ये पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, तो ये होता है अपरिमेय। अपरिमेय। अब जिस भिन्न में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए कि 5/8 है, इसमें भागा लगाए, ये पूरा कट गया, पूरा कट गया, ये शांत हो गया, तो इसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जिस भिन्न में, जैसे मान जाओ कि 10/3 लगाए, भागा लगाए, ये पूरा नहीं कटा, दोहराता गया, उसे हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और जिस चीज़ का मान पुनरावृत्ति हो रहा है, अशांत अनावर्ती, पुनरावृत्ति के साथ भी अनावर्ती पुनरावृत्ति हो रहा है, तो भैया इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे, दशमलव प्रसार। अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे इसमें आ जाता है तुम लोग के लिए, बहुत हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत हम लोग नज़दीक पहुंचने वाले हैं। बस 2 ही चीज़ हमको पढ़ना है। 2 ही चीज़ में क्या पढ़ना है,
HCF और LCM पढ़ना है, बस काम खत्म। सबसे पहले समझ लो कि HCF क्या होता है। HCF इसे हाई कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसे हम लोग मसा कहते हैं। मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, इसलिए इसे यहाँ के यहाँ के इसे इंग्लिश में कहते हैं हाई कॉमन फैक्टर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, यानी मसा कहते हैं। मसा क्या होता है, मसा का मतलब ये समझो, कोई संख्या है 8, 12। अब इस संख्या का एक ऐसा बड़ा से बड़ा गुणज जो इस संख्या को भी विभाजित करे, उसे हम लोग मसा कहेंगे। याद रखना, इस संख्या का एक ऐसा गुणज, जैसे कि 8 का गुणज क्या है बताओ। 8 का गुणज 1 है और 8 है, 2 है और 4 है। 12 का गुणज बताओ क्या है। तो 12 का गुणज 1 है, 12 है, 2 है, 4 है, 6 है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा हाई मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या होगा बताओ। तो इसमें भी 4 है और इसमें भी क्या है, 4 है। तो ये 12 और 8 का HCF हो जाएगा 4, बस यही होता है HCF। अब HCF बनाने का कई तरीका है। HCF बनाने का सबसे पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि। यहाँ 12 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो। 2 से 6 बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से 1 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 1 बार में। अब यहाँ आ जाएगा 8 बराबर 2 गुणे 2। यहाँ आ जाएगा 12 बराबर 2 गुणे 3। अब HCF का होगा मेरे प्यारे भाई, देखो ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो इसे 2 गुणे 2 दूनी का 4 ही हो जाएगा HCF, जो बताया वही होगा। या इसको बनाने का एक और विधि होता है जिसे हम लोग कहते हैं कौन विधि, ये है गुणनखंड विधि। और एक और होता है, इसमें होता है भाग विधि में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो भाग विधि में होता है जो सबसे बड़ा है वो अंदर रह जाएगा, छोटा बाहर। 8 एकम 8, यहाँ पे 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 12 में से जैसे ही 8 गया बचेगा 4, यहाँ पे 8 अब यहाँ आ जाएगा। 4 से 8 गया, 4 दूनी का 8। जैसे ही यहाँ शेषफल, जैसे ही जहाँ शेषफल 0 बचेगा, इसके सामने वाले भाजक ही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये हो गया HCF, आपका हो जाएगा 4। हम लोग इसे आगे विस्तार में समझने वाले थे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। अब देखो मजे की बात, HCF से दोनों संख्याएं, HCF जिन संख्याओं का HCF होता है उस HCF से वो सारी संख्या पूरे विभाजित होती है। जैसे कि 4 से 8 भी पूरा विभाजित होगा और 4 से 12 भी पूरा विभाजित होगा, ये होता है HCF। और LCM जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए सारी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करे, उसे हम लोग उस संख्या का HCF कहते हैं। उसे हम लोग HCF कहने का, HCF का ये डिफिनेशन कई हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं क्या, LCM पढ़ते हैं। अब LCM में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, बताओ LCM में क्या होगा। तो LCM में एकदम ध्यान से समझ लेना क्या होगा LCM में। तो देखो LCM, इसे हम लोग लसा कहते हैं, इसे हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, इसे हम लोग लसा कहते हैं। अब इसे जब हम लोग लसा कहेंगे तो लसा में समझो 12 और 8 ही लेते हैं। अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 8 दोनों से पूरी भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
लसा कहते हैं। और लसा आप लोग जैसे ही भिन्न का यानी कि बाटा वाला जोड़ बना रहे होगा मेरे प्यारे भाई, वहाँ पे आप लोग लसा सीखे होंगे। लसा हम लोग भी सीखेंगे। लसा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कौन? मिक्स गुणनखंड विधि। कौन विधि? मिक्स गुणनखंड। मिक्स गुणनखंड विधि आपका हो गया मिक्स गुणनखंड विधि। जैसे कि यहाँ पे 12 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 8, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से ये 2 बार 4 बार में, 2 से ये 3 बार में, ये 2 से 2 बार में। अब कोई से नहीं कटने वाला है तो यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, दूनी के 4, 4 दूना 8 और 8 के 24, यानी कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 8 से भी पूरा पूरा कट रहा है। यानी 12 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 24 होगा। एचसीएफ बनाने एलसीएम बनाने का एक और तरीका है, सॉरी एलसीएम बनाने का एक और तरीका है अभाज्य गुणनखंड। जैसे एचसीएफ बनाए, यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में, याद रखना। अब यहाँ 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब मेरे प्यारे लाल एलसीएम में समझो, एलसीएम में होगा क्या? ये दोनों मिल रहा है, एचसीएफ जैसा जी मिल रहा है, ये भी दोनों मिल रहा है, जी मिल रहा है। मिलने वालों को एक एक बार लिखेंगे, नाम मिलने वालों को एक एक बार, जैसे हो वैसे लिख देंगे। लो मिलने वाला एक एक बार लिखा है, नाम मिल रहा है 2 दूनी के 4, 4 दूना 8 लिखे 24। देखो तो ऐसे बनता है एलसीएम। अब इसका हम एक फार्मूला जान लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला दोनों का। इसमें देखो एक संख्या, क्या संख्या था? 12 था और ये 8 था। इसका एचसीएफ आया था 4 और एलसीएम आया था, एलसीएम आया था कितना आया था? ये 24 था। अब ध्यान दो, ध्यान दो तू लोग कि एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे हम पहली संख्या को पी से सूचित कर लेंगे या एफ से, दूसरी संख्या को एस से शॉर्ट में लिखने के लिए। अब समझो तू लोग कि यहाँ पे एलसीएम रख दिए 12, एलसीएम कितना आया मेरे प्यारे भाई? 24। एचसीएफ कितना आया है? 4। ये बराबर है मेरे प्यारे दोस्त 4। आइए बराबर, पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 8, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो गुणा कर लो, 24 चौके कितना होगा? 4 चौके 16, 2 चौके 8 है, 1 9 96, 12 8 है 96। देखो दोनों बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसी पे 4 गो सूत्र बनता है। मान जाओ कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्या हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, तो हमको क्या करना होगा? दूसरी संख्या बराबर, देखो फॉर्मूला हो जाएगा। देखो सबसे पहले लिख दे रहे हैं एकदम आराम से। जैसे कि कोई पूछेगा एलसीएम बराबर फार्मूला बता दे मेरे प्यारे दोस्त, तो देखो एचसीएफ इधर ही है, बराबर के इधर गुणा में है, इधर जगह तो क्या में होगा? भागा में होगा। हालांकि ये तरीका कहने का मतलब ये है कि इधर जाएगा तो भागा में होगा, ये ऐसा कहा नहीं जाता है, लेकिन बच्चों को आसान बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसे कहने से दिक्कत क्या होता है कि आगे चल के जब वो इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कम चीज़ें समझ में आता है, और वहाँ पे टीचरवा को बहुत बोलते हैं, लेकिन टीचरवा गलती नहीं करता। बहुत सोचते हैं टीचरवा गलती पढ़ाया, लेकिन गलती नहीं पढ़ाया, बच्चों को समझाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे हम लोग ये सारी चीज़ों को शॉर्ट में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। मैं एक एक तर्क दूंगा, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट में फेंक कर मारना, मैं उसे बताऊँगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या, मान जाओ हम एफ लिख लिए, दूसरी संख्या एस। एचसीएफ इधर गुणा में है, इधर आया तो भागा में एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करके एचसीएफ से भागा मार देंगे, तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला में पूछ रहा है एचसीएफ निकालना है, तब जस्ट ये होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सेकंड नंबर बाटा में एलसीएम। ठीक, अगर पूछ दिया कि पहली संख्या क्या होगा, तो एचसीएफ एलसीएम इधर ही है, एलसीएम गुणे एचसीएफ।
इधर ही है। बाटा में क्या हो जाएगा तो सेकेंड नंबर हो जाएगा। अगर कोई पूछ दिया कि सेकेंड नंबर दूसरी संख्या बराबर बताओ तो क्या होगा, एलसीएम गुणे HCF और बाटा में पहली संख्या। बस ये अब हम लोग लास्ट पड़ाव में चल रहे हैं और एक बड़ा गणितज्ञ के बारे में जानेंगे जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। यहाँ पे यूक्लिड यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी मसा पर एक तर्क दिए, एक सूत्र बनाकर तैयार किए, समझाएगा, एक प्रमेय बनाए और उसे डाल दिया गया मैथमेटिक्स में, जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय होता है। प्रमेय का मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसा कंडीशन जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए सेम तरीका से काम करे, उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। विभाजन, यूक्लिड ने एगो विभाजन का प्रमेय दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होता है A बराबर BQ प्लस R। अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। A बराबर BQ प्लस R। अब इसे हम मैथमेटिक्स में समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने सारे नोट्स जो कि वास्तविक संख्या का था, मैंने सारे नोट्स और परिभाषाएं आपको लिखवा दिया है, समझा भी दिया है, और ये आशा कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो आप लोग अगला लेक्चर देखने से पहले इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। इसका नोट्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड करके A4 साइज पेपर में है और उसे प्रिंट करा सकते हैं। आपको लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और उसे आप लोग उसे भी नोट्स कर सकते हैं। नोट करना बहुत ही अच्छा होता है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे बेहतरीन क्लास को देखने के लिए बने रहिए सक्सेस बीटी पर। और इस क्लास को यहीं से हम लोग एंड करते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।